ये स्कैम इंसानी तारीख का इतना बड़ा स्कैम था कि एक पल के लिए तो पूरे अमेरिका में ही फसाद फूट पड़ा। लोगों ने रोड्स ही ब्लॉक कर दिए। वॉल स्ट्रीट, दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, तहस नहस हो गई। लोग अपना पैसा मुसलसल खो रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियां रातों रात आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ी थी। ये फ्रॉड कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था, बल्कि 65 अरब डॉलर्स का स्कैम था। कैसे एक 70 साल के बर्नार्ड लॉरेंस मैडॉफ ने हॉलीवुड के स्टार से लेकर यूएस के सबसे बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन को चूना लगाकर पूरे अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमी को हिला कर रख दिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए 4 टीवी की एक और वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, मैडॉफ का बचपन कुछ ज़्यादा खास नहीं गुजरा था। इसका फादर, जो एक मामूली सा प्लम्बर था, वो घर घर जाकर लोगों के वॉशरूम के नल्स, टैंकी, इन शॉर्ट वो एक मजदूर था जो लोगों के काम करता। मैडॉफ, जिसका बचपन गरीबी को फेस करते हुए ही गुजर गया था, लेकिन यहाँ एक ख़ास बात यह थी कि इसके फादर के यार दोस्त स्टॉक ब्रोकर्स थे, जिसकी वजह से इसके वालिद का इंटरेस्ट भी स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ने लग गया। वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख कर ही रंग बदलता है। बिल्कुल इसी तरह मैडॉफ ने भी स्टॉक एक्सचेंज की फील्ड में आने की ठान ली। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कंप्लीट करके 1960 में बर्नार्ड मैडॉफ के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि वो अपना काम शुरू कर सके। इसीलिए इसने पहले कुछ अरसा लाइफ गार्ड की नौकरी करी, जिससे इसके पास $5000 की एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई थी। लेकिन इसका गुजारा इन 5000 से भी ना हुआ तो इसने $50,000 का कर्जा अपने फादर इन लॉ से भी ले लिया। नाजरीन, इस वक्त के ये $55,000 आज के $5 लाख बनते हैं। मैडॉफ, जिसको स्टॉक एक्सचेंज का ज़र्रा बराबर भी कुछ इल्म नहीं था, इसीलिए वो अपनी इस अमाउंट को पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू हो गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पेनी स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी कीमत $1 से भी कम होती है, और सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसी स्टॉक्स में होता है, क्योंकि इन कंपनीज़ को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कब आसमान को छू लें या कब ज़मीन पर गिर जाएं। लेकिन खुशकिस्मती थी मैडॉफ की कि जिसने पेनी स्टॉक से भी एक ह्यूज प्रॉफिट कमा लिया। पेनी स्टॉक से इतना प्रॉफिट कमाने की वजह से वॉल स्ट्रीट में हर तरफ सिर्फ मैडॉफ के ही चर्चे थे कि इसी दौरान इसको इसका पहला इन्वेस्टर भी मिल जाता है, जे शेपिरो नामी इन्वेस्टर, जिसने बिना कुछ सोचे समझे मैडॉफ की फिर्म में $1 लाख इन्वेस्ट कर दिए थे। चौंका, ये इस दौर की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। इसीलिए मैडॉफ को एक बहुत ही अनोखा आइडिया आता है। बिल्कुल, वो अपनी फिर्म को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की फिर्म में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि इसकी फिर्म की सारी ट्रेड्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से होने लगी। इसका एक फ़ायदा ये था कि इसकी फिर्म बहुत ही कम दाम में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी और इन्वेस्टर्स को बिना किसी झंझट अपना प्रॉफिट और लॉस का पता लगता रहता था। देखते ही देखते इसकी अकेली कंपनी ही पूरे न्यूयॉर्क की 5 से 10% ट्रेड्स करना शुरू हो गई कि तब ही मैडॉफ एक और कारनामा सरंजाम दे देता है। जी हाँ, वो एक और नैस्डैक नामी स्टॉक मार्केट खोल लेता है, जहाँ पर वो अपनी पुरानी वाली ही स्ट्रैटेजी अपनाता है, और मिनटों घंटों में ही इसकी इस कंपनी में भी भर भर के इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती हैं। नाजरीन, अगर हम इस स्टोरी की अभी तक की शॉर्ट समरी देखें तो हमें सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि बर्नी मैडॉफ के लिए हर जगह विन विन सिचुएशन ही है। नैस्डैक का चेयरमैन वो है, लोग अंधा भरोसा इस पर कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट में हर जगह इसका चर्चा है। इवन एक मौका पर तो इसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ही चेयरमैन बनाने की बातें गर्दिश करने लग पड़ी थी। लेकिन अब से मैडॉफ की विन विन सिचुएशन ही इसके गले पड़ने वाली थी। मैडॉफ, जो कि नैस्डैक का चेयरमैन था, लेकिन इंसान की फितरत में शामिल है कि इसकी हविस कभी कम नहीं होती, बल्कि उल्टा बढ़ती ही रहती है। मैडॉफ एक स्कीम लाता है, वो अब इन इन्वेस्टर्स का पर्सनल एडवाइज़र भी होगा, जो इसकी फिर्म में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि स्टॉक एक्सचेंज में एक एडवाइज़र होता है, जो इन्वेस्टर्स को मुख्तलिफ स्टॉक्स का बताता है, जिसमें वो इन्वेस्ट करके एक अच्छा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमा लेते हैं। मैडॉफ इन्वेस्टर्स को बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसा लेता था। वो अपने नए इन्वेस्टर्स को फेक ट्रेडिंग रिपोर्ट्स दिखाता और इन्वेस्टर से पैसा लेकर लिटरली अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लेता। मैडॉफ वॉल स्ट्रीट में इतना फेमस हो गया था कि लोग बिना कुछ छानबीन किए अंधाधुन इसके पास पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, और मैडॉफ भी बड़े मज़े से इन सब की नाक के नीचे $1 बिलियन की पॉन्जी स्कीम चला रहा था।
पोंजी स्कीम का मतलब है कि पुराने इन्वेस्टर्स को नए आने वाले इन्वेस्टर्स की पेमेंट का इतना परसेंट देना जितना इनसे वादा किया जाता है। मीन्स के वो इन्वेस्टर्स के पैसे ही इन्वेस्टर्स को ये बोलकर दे रहा था कि ये आपका प्रॉफिट है। यहाँ शायद ये बात जानकर आपको भी हैरानी होगी कि मैडॉफ ने इस स्कीम का अपने सगे बेटों को भी नहीं बताया हुआ था। बस वो इनको ये बोलता था कि ये प्रॉफिट है, इसीलिए इसने इन सब को भी अपने साथ पार्टनरशिप पर रखा हुआ था, जिसमें इसका छोटा भाई, 2 बेटे, भाई की बेटी भी शामिल थी। लेकिन इन बेचारों को कुछ नहीं पता था कि इनके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। बेर्नार्ड ने कुछ अरसा में ही इतना पैसा कमा लिया था कि जहां पहले वो 1970s में एक छोटे से रेंच हाउस में रहता था, वहीं अब इसने $2.5 लाख का न्यूयॉर्क की मैनटॉक सिटी में बिल्कुल समंदर के सामने एक महल खरीद लिया था। इसके साथ साथ 8700 स्क्वायर फीट का पाम बीच पर इसका एक विला भी था, और तो और एक 55 फीट की यॉट भी इसने ख़रीद ली थी, जिसका नाम इसने बुल रखा था। एक न्यूज़ आर्टिकल के मुताबिक इसने पाम बीच पर इसलिए घर लिए थे क्योंकि यहाँ से ही वो अपने इन्वेस्टर्स को काबू में करता था। इसकी पोंजी स्कीम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही थी। कई एक्टर्स ने भी इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, जिसमें से एक थे केविन बेकन। कई बहुत बड़ी और चैरिटी फाउंडेशन के ऑनर्स ने भी इस स्कीम में इन्वेस्ट किया। लेकिन 1999 आते आते कई सबूत मैडॉफ के अगेंस्ट होना शुरू हो गए, जिसमें 1987 का ब्लैक मंडे वो दिन भी शामिल था जब पूरी वॉल स्ट्रीट में हाईली फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था। लेकिन इस वक्त वाहिद सिर्फ मैडॉफ की ही फिल्म थी जो लोगों को 1 से 2% का प्रॉफिट दे रही थी। यहाँ पर यह बात बहुत अजीब थी कि एक तरफ जहाँ पूरी मार्केट डाउनफॉल का शिकार थी, वहाँ मैडॉफ ये प्रॉफिट कैसे बुक कर रहा था। इसी की जांच पड़ताल करने के लिए वॉल स्ट्रीट के फाइनेंशियल एनालिस्ट हैरी मार्कोपोलोस मैडॉफ पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। वो एक बार तो फेक इन्वेस्टर बनकर मैडॉफ के ऑफिस फ़ोन भी करते हैं, लेकिन यहाँ इतनी आसानी से बात नहीं बनती। इसीलिए मैडॉफ का ये फ्रॉड समझने के लिए हैरी ने पूरे 2 साल तक सिर्फ मैडॉफ की स्ट्रेटजीज़ पर ही गौर किया। इसने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से भी बात करी, लेकिन किसी को इस वक्त मैडॉफ की चालाकी का कुछ इल्म नहीं था। लेकिन 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिर मैडॉफ पकड़ा ही जाता है। पर यहाँ पर मैडॉफ ने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली थी। वो क्लेम करता है कि वो अपने क्लाइंट्स को स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन स्ट्रेटजी के ज़रिए एक ह्यूज प्रॉफिट बना कर देता है। लेकिन ये बात हैरी को हज़म नहीं होती कि तभी एंट्री होती है स्यूजेन मर्फी की, जो हैरी को बताती है कि इस फिल्म में इतना वॉल्यूम नहीं है तो ये इन्वेस्टर्स को इतना रिटर्न कैसे दे रहे हैं, यानी कि इतना एसेट इनके पास नहीं है तो ये आखिर कैसे रिटर्न दे रहे हैं। अब सिर्फ एक तरफ इन दोनों का शक जा रहा था और वो थी पोंजी स्कीम। लेकिन ठोस सबूत ना होने की वजह से ये दोनों चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और ठीक 5 साल बाद एंट्री होती है एक और फाइनेंशियल क्राइसिस की। ये क्राइसिस पिछली बार से कई गुना ज़्यादा था। मैडॉफ पर इन्वेस्टर्स का बोझ बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि इन्वेस्टर्स अपनी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। SEC पहले ही इसके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन इसी पल आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैडॉफ के दोनों बेटे खुद ही अपने बाप का सारा काला चिट्ठा अथॉरिटीज़ के सामने खोल कर रख देते हैं कि कैसे पिछले 20 साल से इनका बाप लोगों को चूना लगा रहा था। और ठीक 10 दिसंबर 2008 वाले दिन मैडॉफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस दिन पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसकी अकाउंट स्टेटमेंट्स चेक करी गई तो इसमें सिर्फ $300 मिलियन ही पड़े हुए थे, जबकि स्कैम $65 बिलियन का था। इसके अरेस्ट होने के 2 साल बाद ही एंड्रयू मैडॉफ की डेड बॉडी इसी के न्यूयॉर्क वाले विला से मिलती है और मैडॉफ भी 14 अप्रैल 2021 वाले दिन सज़ा काटते हुए किडनी फेलियर की वजह से मर जाता है। इस स्कैम ने इसके पूरे ख़ानदान की जान ले ली थी। इस स्कैम के चलते कई बड़े हॉस्पिटल्स आज भी बंद पड़े हैं और आज दुनिया मैडॉफ को एक फाइनेंशियल सीरियल किलर के नाम से जानती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूँगा 4TV की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।